स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 3 एपिसोड 5। इससे पहले के सभी सीजन्स और एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो कोई भी जैक के दिमाग में घुसकर उसे पुकार रहा था वो अब उसे ऐसे विजन दिखा रहा था जिन विजन्स के अंदर वो टाइटन के क्रू को मार रहा था। साथ ही वो जैक को घर वापस आने के लिए भी बोल रहा था। अब यहाँ पर हम इन सब के साथ जैक की आंखों को लाल होते हुए भी देखते हैं और ये आंखें जैक की अक्सर तभी लाल हुआ करती थी जब जैक को या तो विजन आया करते थे या फिर उसे उस अनजान की आवाज सुनाई देती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम फिर से शॉ को उसकी पोजीशन वापस करते हुए उसे फिर से टाइटन का कैप्टन बना देता है। और अब हम देखते हैं कि पोजीशन वापस मिलते ही शॉ पिकार्ड, विलियम और सेवन को बताता है कि मैंने स्टारफ्लीट को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है और वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम सब खुद को बचाने के लिए जो कहानी बनाना चाहते हो वो बना लो। और अब इतना बोलने के बाद शॉ सेवन से पूछता है कि तो तुम स्टारफ्लीट के सवालों का जवाब एज अ फर्स्ट ऑफिसर बनकर देना चाहोगी या फिर एक्स फर्स्ट ऑफिसर बनकर देना चाहोगी। सेवन शॉ की बात को सुनकर जवाब देते हुए बोलती है कि मैं फर्स्ट ऑफिसर बनकर उनके सवालों का जवाब देना चाहूंगी। और अब शॉ सेवन की बात सुनकर उसे फिर से फर्स्ट ऑफिसर बना देता है। अब यहाँ पर हम शॉ को देखकर नोटिस कर पाते हैं कि शॉ सेवन, पिकार्ड और विलियम को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। जहाँ इस सफर के शुरू होने से पहले शॉ सेवन, पिकार्ड और विलियम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वहीं अब वो इन दोनों को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है और शायद अब वो उनको पसंद भी करने लगा है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हाल फिलहाल में इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत से लड़ाई लड़ी और अपनी क्रू की जान बचाई थी। और इस तरीके के हालात तो दुश्मनों में भी दोस्ती करा देते हैं। यहाँ तो फिर भी ये सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। एक्चुअली शॉ को सेवन से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस सेवन के बॉर्ग होने की वजह से उससे नफरत करता था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि बॉर्ग के साथ हुए युद्ध की वजह से ही शॉ ने अपने काफी सारे साथियों को गवाया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूएसएस इंटरप्रेट नाम का एक बड़ा सा स्पेसशिप टाइटन के पास आ जाता है और फिर उसमें से कुछ ऑफिसर्स एक छोटे से शटल में बैठकर टाइटन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइटन पर सभी लोग सोच रहे थे कि आखिरकार यूएसएस इंटरप्रेट से आने वाले ऑफिसर डायरेक्ट टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए, जबकि स्टारफ्लीट के दो शिपों के बीच नॉर्मली लोग टेलीपोर्ट होकर ही ट्रांसफर हुआ करते थे। हालांकि उन्हें इस बात का जवाब तो नहीं मिलता, मगर यूएसएस एंटरप्राइज से आने वाले ऑफिसर टाइटन के अंदर आ चुके थे। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड और विलियम देखते हैं कि उनसे पूछताछ करने के लिए यूएसएस एंटरप्राइज से जो ऑफिसर आया है वो और कोई नहीं बल्कि कमांडर रोलन है। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड और विलियम रोलन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पिकार्ड रोलन का गुरु था और रोलन ने जो कुछ भी सीखा था वो सिर्फ और सिर्फ पिकार्ड से सीखा था। लेकिन फिर आज से 30 साल पहले 2370 में रोलन ने स्टारफ्लीट को धोखा देकर अपने प्लेनेट बेजोर की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बेजोर पर लड़ रहे माकी नाम के एक रेबल ग्रुप के साथ जुड़ गई थी और उनके साथ मिलकर बेजोर की आजादी के लिए लड़ने लगी थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद रोलन ने खुद को फिर से स्टारफ्लीट के सामने सरेंडर कर दिया था और फिर उसके बाद स्टारफ्लीट ने रोलन को एक हार्ड रिहैब सेंटर के अंदर डाल दिया था। और फिर उसके बाद रोलन ने उस हार्ड रिहैब सेंटर की सभी ट्रेनिंग और सभी कंडीशनों को पूरा कर फिर से स्टारफ्लीट की ट्रेनिंग कंप्लीट करी और फिर से स्टारफ्लीट ज्वाइन किया। और न सिर्फ उसने स्टारफ्लीट ज्वाइन किया बल्कि वो आज कमांडर भी बन चुकी थी। अब हम देखते हैं कि रोलन जब पिकार्ड से पूछताछ कर रही होती है तो वो पिकार्ड से नाराज नजर आ रही थी। एक्चुअली वो पिकार्ड से इसलिए नाराज थी क्योंकि जब रोलन ने स्टारफ्लीट छोड़कर माकी का साथ देने का फैसला किया तो उसके गुरु ने जो उसे सबसे ज्यादा समझते थे उन्होंने ही उसके फैसले को नहीं समझा, जबकि रोलन को उम्मीद थी कि पिकार्ड उसकी बात को समझेंगे और उसके फैसले को भी समझेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पिकार्ड ने रोलन को बुरा और गद्दार समझ लिया। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि पहले तो रोलन अपने हाथ पर कट लगाकर खुद के खून को दिखाते हुए पिकार्ड को प्रूव करती है कि वो कोई चेंज लिंक नहीं है। और फिर उसके बाद वो पिकार्ड से काफी सख्त तरीके से पूछताछ करने लगती है। अब एक तरफ तो पिकार्ड से पूछताछ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हम सिगवे के अंदर देखते हैं कि बेवर्ली सिडनी के फेस वाले चेंज लिंक का पोस्टमार्टम करके पता लगाती है कि चेंज लिंक की सिविलाइजेशन के अंदर एवोल्यूशन हो रहा है। जहां पहले कोई भी चेंज लिंक किसी भी सॉलिड सिविलाइजेशन का सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर कॉपी कर सकता था और ज्यादा से ज्यादा उसकी आवाज और उसकी भाषा को कॉपी कर सकता था, वहीं शायद ये एवोल्यूट हुए चेंज लिंक अब बाहरी स्ट्रक्चर के साथ साथ उस जीव के इंटरनल ऑर्गन और उसके ब्लड ग्रुप को भी कॉपी कर लेते थे जिसका ये रूप लेते थे। और क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन और ब्लड ग्रुप तक को कॉपी कर लेते थे तो इसी वजह से नॉर्मल ब्लड टेस्ट और इमेज स्कैनिंग के अंदर पकड़े नहीं जाते थे। और अब जैसे ही बेवर्ली को ये सब पता चलता है वैसे ही वो इस रिपोर्ट को पिकार्ड को भेज देती है। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड को जैसे ही ये सब पता चलता है वैसे ही उसे फिर से रोलन पर शक होने लगता है क्योंकि रोलन बार बार पिकार्ड से पूछताछ करने की जगह पे उसके बेटे के बारे में ज्यादा जानकारी निकाल रही थी और चेंजलिंग शुरू से ही उसके बेटे के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन पिकार्ड अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ पिकार्ड ने सेवन को पहले ही अपने बेटे को छुपाने के लिए बोल दिया था, तो इसी वजह से सेवन जैक को पकड़कर एक रूम में लेके जाती है और उसे स्टारफ्लीट की एक यूनिफॉर्म देते हुए बोलती है कि इसे जाकर चुपचाप पहन लो ताकि तुम पकड़े ना जाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोलन पिकार्ड से यूएसएस टाइटन पर मारे गए चेंजलिंग्स की बॉडी दिखाने को बोलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड रोलन के डिमांड को पूरा करते हुए उसे टाइटन के सिगवे की तरफ लेकर निकल पड़ता है। लेकिन आधे रास्ते के अंदर ही रोलन पिकार्ड पर फेजर को पॉइंट करते हुए एंड टाइम पर अपने फैसले को बदलकर उसे होलोडेक पर जाने के लिए बोल देती है। और अब जैसे ही ये दोनों होलोडेक पर पहुंच जाते हैं वैसे ही रोलन होलोडेक को लॉक कर देती है और वहां पर म्यूजिक को प्ले करवाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि पिकार्ड और रोलन की बात को कोई और ना सुन सके। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है वैसे ही रोलन पिकार्ड से शिकायत करते हुए बोलती है कि मैंने आपको रोल मॉडल माना, मैंने ये माना कि जब मेरे मुश्किल समय में
कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, मेरे फैसले के साथ खड़ा नहीं होगा, तो उस समय आप मुझे समझोगे, लेकिन आपने भी मुझे नहीं समझा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड सफाई देते हुए अपनी मजबूरी के बारे में भी बता रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रोलन यहाँ पर ये सारी बातें कर पिकार्ड से अपने पुराने गिले शिकवे दूर नहीं कर रही थी, बल्कि वो ये जानना चाहती थी कि आखिरकार पिकार्ड ही है या फिर वो एक चेंजलिंग है, और उसे यही सब कंफर्म करना था। इसीलिए वो ऐसे सवाल कर रही थी जो सुनने में तो बहुत ज्यादा आसान लग रहे थे, मगर उन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ असली पिकार्ड ही दे सकता था। और अब जैसे ही इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों में से कोई भी चेंजलिंग नहीं है, तो वैसे ही रोलन पिकार्ड को बताती है कि स्टारफ्लीट पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर पोजीशन पर चेंजलिंग भर चुके हैं। मेरे शिप पर भी मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कि मेरे शिप का कैप्टन ही चेंजलिंग हो, और इसी वजह से मैं शटल से यहाँ पर आई थी, ना कि टेलीपोर्ट होकर। अब हम देखते हैं कि इतना बोलने के बाद वो वापस से शिप पर जाने के लिए निकल पड़ती है। अब हम देखते हैं कि अपने शिप पर जाने से पहले रोलन पिकार्ड को अपने धर्म की सबसे पवित्र चीज बेजॉन रिंग को देते हुए बोलती है कि पिकार्ड सिर्फ अब आप ही आखिरी उम्मीद हो। अब हम देखते हैं कि अपनी ये रिंग को देने के बाद रोलन अपने लोगों के साथ शटल में बैठकर वापस जाने ही लगती है कि तभी रास्ते के अंदर रोलन के साथ आए ऑफिसर रोलन के शटल के अंदर बॉम्ब लगाकर वहां से टेलीपोर्ट कर जाते हैं और फिर टाइटन पर वापस आ जाते हैं। और अब उन दोनों चेंजलिंग के टाइटन पर वापस आते ही वो अपने 2 और साथियों को भी टाइटन पर बुला लेते हैं। और अब इससे पहले कि ये चारों चेंजलिंग पिकार्ड के बेटे जैक को पकड़कर अपने साथ ले जा पाते, उससे पहले ही जैक के दिमाग के अंदर जो भी घुसा हुआ था वो जैक को खतरे में देखकर जैक को कंट्रोल करते हुए एक झटके में उन चारों चेंजलिंग को मार देता है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम रोलन के शटल पर देखते हैं कि रोलन अपनी शटल में बम लगा देख और अपने साथियों को टेलीपोर्ट होता देख समझ गई थी कि वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। और अब रोलन अपनी जान बचाने के लिए अपनी शटल से टेलीपोर्ट होकर टाइटन पर जाने की कोशिश करती है, मगर वो टेलीपोर्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसके शटल के अंदर चेंजलिंग ने टेलीपोर्ट इनहिबिटर्स लगा दिए थे और वो इनहिबिटर छुपे हुए थे, तो इसी वजह से रोलन उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रही थी। और अब जब रोलन को कंफर्म हो गया था कि उसकी जान नहीं बचेगी, तो वैसे ही वो टाइटन के ब्रिज से कांटेक्ट करते हुए पिकार्ड और टाइटन के पूरे क्रू से रिक्वेस्ट करके बोलती है कि अब हम स्टारफ्लीट पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा स्टारफ्लीट ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट हो चुका है, हर तरफ चेंजलिंग भर चुके हैं, चाहे छोटी से छोटी पोजीशन हो या फिर बड़ी से बड़ी पोजीशन, और अब आप ही लोग आखिरी उम्मीद हो, तो इस शिप को लेकर यहाँ से भाग जाओ। अब हम देखते हैं कि इतना बोलने के बाद रोलन अपने शटल को लेकर यूएसएस एंटरप्रेट के नेजल कवर से जाकर टकरा जाती है। और अब जैसे ही वो टकराती है वैसे ही एंटरप्रेट पर बहुत जोर का धमाका होता है, और अब इस धमाके की वजह से एंटरप्राइज डिसबैलेंस हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि एंटरप्रेट के अंदर जो चेंजलिंग थे वो टाइटन पर हमला कर पाते, उससे पहले ही कैप्टन शॉट टाइटन को लेकर वहां से भाग जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम एमटेलस प्राइम पर देखते हैं कि वुल्फ और रफी मिलकर स्नीड के जानने वाले सभी लोगों की लिस्ट को चेक कर रहे थे, और उस लिस्ट के अंदर से उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिन लोगों से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिरकार चेंजलिंग डेस्ट्रॉम के अंदर घुसे कैसे। और अब हम देखते हैं कि लिस्ट चेक करते में इन्हें एक नाम पता चलता है, क्रीन, जो एक क्रिमिनल गैंग का लीडर होता है और एक क्राइम सिंडिकेट होता है, और ये बंदा इतना ज्यादा मिस्टीरियस होता है कि इसकी फोटो से लेकर कोई जानकारी अवेलेबल नहीं थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्नीड और क्रीन एक दूसरे के मुंह बोले भाई थे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी कोशिशों के बाद फाइनली इन्हें क्रीन मिल जाता है, और अब ये लोग क्रीन के सभी लोगों को मारने के बाद फाइनली क्रीन को अपने कब्जे में लेकर उससे पूछते हैं कि आखिरकार चेंजलिंग डेस्ट्रॉम के अंदर घुसे कैसे। एक्चुअली वुल्फ और रफी के लिए बात जानना इतना ज्यादा जरूरी इसीलिए था क्योंकि डेस्ट्रॉम को एक कॉम्प्लिकेटेड एआई सिक्योर करके रखता था, और ये एआई इतना ज्यादा सिक्योर था कि इसको बाईपास करना लगभग नामुमकिन था, और इन्हें यही बात जाननी थी कि आखिरकार इतने कॉम्प्लिकेटेड एआई से बचकर चेंजलिंग आखिरकार डेस्ट्रॉम के अंदर घुसे कैसे, और घुसे तो घुसे वहां से वेपन कैसे चुरा लिए। अब हम देखते हैं कि क्रीन रफी और वुल्फ के सवालों का जवाब देते हुए बोलता है कि वैसे तो डेस्ट्रॉम का एआई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिक्योर नेटवर्क है, बट इस एआई के बहुत ज्यादा बचकाने लूप होल हैं, और इन्हीं लूप होल्स के बारे में मुझे पता चल गया था, और फिर उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैंने एक ऐसी एंट्री चिप बनाई जिसकी मदद से डेस्ट्रॉम के एआई सिस्टम को हैक करके डेस्ट्रॉम के अंदर एंट्री करी जा सकती थी। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वुल्फ और रफी को इस चिप के बारे में पता चलता है वैसे ही वो क्रीन से उस चिप को ले लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वुल्फ के हैंडलर से बात करने के लिए उसे वीडियो कॉल करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टाइटन पर देखते हैं कि पिकार्ड रोलन की दी गई इयररिंग को देखकर सोचने लगता है कि आखिर रोलन ने उसे ये इयररिंग क्यों दी, और अब पिकार्ड ये सोच ही रहा था कि तभी वहां पर विलियम उस इयररिंग को लेकर उसे एक्टिवेट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो इयररिंग कोई नॉर्मल इयररिंग नहीं थी, बल्कि वो एक डेटा चिप थी, जिस डेटा चिप के अंदर चेंजलिंग से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी थी और सारा का सारा इंटेलिजेंस था। इन शॉर्ट रोलन की पूरी इन्वेस्टिगेशन उस चिप के अंदर थी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार विलियम को ये बात कैसे पता चली कि वो इयररिंग्स एक डेटा चिप है। असल में रोलन ने ये जो तरीका इस्तेमाल किया था ये कोई नया नहीं था, बल्कि ये तरीका बहुत ज्यादा पुराना था, और क्योंकि विलियम ने ये तरीका अपने पास्ट में भी देखा हुआ था तो इसीलिए वो समझ गया था। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये दोनों रोलन की इन्वेस्टिगेशन को देख रहे होते हैं कि तभी उनको एक वीडियो कॉल आती है, और अब जैसे ही ये दोनों उस वीडियो कॉल को उठाते हैं वैसे ही वो देखते हैं कि वीडियो कॉल के दूसरी तरफ वुल्फ और रफी हैं। और अब हमें यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि वुल्फ का हैंडलर और कोई नहीं बल्कि रोलन थी। और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या यही होगी स्टारफ्लीट के खात्मे की शुरुआत, और आखिरकार वो कौन है जो जैक को बार बार पुकार रहा है? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने बेटे को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए
दी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।